गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राम कुमार नीरज एक बार फिर आपके सामने प्रेजेंट हूँ 10th क्लास के एक नया चैप्टर के साथ। ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। चैप्टर का नाम है मनी एंड क्रेडिट। तो आज हम लोग मनी एंड क्रेडिट पे बात करेंगे और मनी एंड क्रेडिट पे बात करते हुए समझने की कोशिश करेंगे मनी एंड क्रेडिट का मतलब होता क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, इससे कैसे हमारा पर्पस सॉल्व होता है और एक तरह से ये मार्केट को कैसे कंट्रोल करता है या फिर हमारी या आपकी ज़िंदगी में इसके इम्पॉर्टेंस क्या हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम बारी बारी से समझने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली मनी एंड क्रेडिट का मतलब है क्या। देखिए, मनी एंड क्रेडिट की अगर हम बात करें तो मनी का सीधे सीधे मतलब ये निकल करके आता है कि मनी का मतलब है हमारा अपना प्रॉपर्टी, यानी कि अवोन प्रॉपर्टी, यानी कि वो प्रॉपर्टी जिसे हमने बैंक्स में जमा करके रखा हुआ है और बैंक में जमा है और वो हमारी खुद की प्रॉपर्टी होती है और वो हमारी खुद की प्रॉपर्टी होती है। और ठीक इसका जो उल्टा होता है क्रेडिट की अगर हम बात करें तो क्रेडिट का मतलब होता है उधार। उधार का मतलब वो ये होता है कि हमने किसी से लिया हुआ है और बेसिकली आपको बुक में जो पढ़ना है वो उधार को लेकर के दो कंडीशंस आपको पढ़ने हैं, जिसमें कि आपको बताया गया है फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर। तो ये दोनों जो मीडियम्स हैं ये आपके उधार का मीडियम है, क्रेडिट का मीडियम है। और हम लोग ये देखेंगे दोनों के बीच के क्या डिफरेंसेस हैं, दोनों के बीच के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। उन सारी चीज़ों पे हम बारी बारी सभी स्टडी करेंगे। बट हम आपको बताते चलें कि फॉर्मल सेक्टर का मतलब ये होता है जिसमें कि बैंकिंग सेक्टर्स आते हैं। बैंकिंग सेक्टर्स आते हैं वो सारे के सारे फॉर्मल सेक्टर्स कहलाते हैं। और जो नॉन बैंकिंग कह सकते हैं कि जो मीडियम है लोन का, नॉन बैंकिंग मीडियम ऑफ लोन की अगर हम बात करें तो जैसे वो हमारा कोई रिलेटिव्स हो सकता है, हमारा कोई फ्रेंड्स हो सकता है, हमारे हमें कोई जानने वाले लोग हो सकते हैं जो हमें टाइम पे मनी हमें प्रोवाइड करते हैं। और जो मनी प्रोवाइड करते हैं, जो हमें देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसके बदले में हमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी पे करना होता है। तो इन सारी चीज़ों पे हम बारी बारी से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे मनी एंड क्रेडिट का मतलब क्या है। और मनी एंड क्रेडिट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये हम सब के यानी कि आपकी और हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ है जिसे हमें जानना बेहद ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे मनी की अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया मनी का मतलब होता है जो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है। जो बैंक में हमारी डिपॉजिट मनी है वो बेसिकली मनी के सिचुएशन को तैयार करता है। तो इस चैप्टर को हम पढ़ते समय हम कुछ पिक्चर्स के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अभी जस्ट हमारे पीछे एक पिक्चर आपको दिख रहा है जिसमें कि आपको ऊपर में दिख रहा है बैंक नेम और नीचे कुछ कार्ड्स का एक डमी कह सकते हैं कि नंबर है और उसका एक एक्सपायरेशन डेट भी है। बेसिकली ये जो कंडीशन है ये एक तरह से डेबिट कार्ड को शो करता है। और आप देखेंगे कि आजकल बैंक दो तरह के कार्ड्स जारी करता है, एक डेबिट कार्ड होता है और एक क्रेडिट कार्ड होता है। वैसे क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको पढ़ना नहीं है इस बुक में, बट फिर भी एक जानकारी के तौर पे ये जान लेना ज़रूरी है कि क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है कि जस्ट एक डेबिट कार्ड की तरह ही होता है लेकिन उसका फंक्शन बिल्कुल अलग होता है। और डेबिट कार्ड जैसा मैंने आपसे बताया कि जो आपके बैंक में प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी या उस मनी के साथ आपका जो डेबिट कार्ड होता है वो सीधे सीधे लिंक्ड होता है, यानी कि आप एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं और आप अपने ज़रूरत के हिसाब से उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड का फंक्शन बिल्कुल अलग होता है। क्रेडिट कार्ड पूरी तरह से ये बैंक की प्रॉपर्टी होती है और बैंक टाइम टू टाइम अपने रेगुलर कस्टमर्स को क्रेडिट कार्ड जारी करता है। और क्रेडिट कार्ड जारी करने के साथ ही उस क्रेडिट कार्ड के कुछ लिमिटेशंस होते हैं। लिमिटेशंस का मतलब ये है कि जैसे उसमें 2 लाख रुपए हो सकते हैं या 5 लाख का लिमिट हो सकता है या 10 लाख का भी लिमिट हो सकता है। वो कस्टमर्स के क्रेडिबिलिटी पे डिपेंड करता है कि बैंक के साथ कस्टमर्स का रिलेशन कैसा है। उसके आधार पर बैंक क्रेडिट कार्ड जारी करता है और उस क्रेडिट कार्ड के आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, मार्केट में आप कार्ड स्वैप कर सकते हैं, कहीं पे भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह के पर्पज़ के लिए ये यूज़ किया जाता है। दोनों के बीच का फ़र्क ये है कि क्रेडिट कार्ड जब आप यूज़ करते हैं तो क्रेडिट कार्ड के यूज़ करने के बाद जो अमाउंट आपने यूज़ किया है उसका कुछ सर्टेन डे होता है, एक निश्चित समय होता है और उस निश्चित समय के अंदर आपको बैंक को रिपे करना होता है, यानी कि पैसे वापस करना होता है। जबकि डेबिट कार्ड की फंक्शंस ये नहीं होता है। डेबिट कार्ड जैसा मैंने बताया ये आपका है
और ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करें, और बैंक को वापस करना ये कंपल्सरी नहीं होता, क्योंकि वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी होती है। तो क्रेडिट की शुरुआत हमने शुरू में ही किया था, उसके कई सारे फंक्शंस हैं, तो आइए हम बारी बारी से समझने की कोशिश करेंगे और देखने की कोशिश करते हैं कि चैप्टर में हमें और क्या क्या पढ़ना है, और इस पढ़े जाने वाले कंडीशंस को हम पिक्चर्स के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ये है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का जस्ट एक डमी कार्ड आपको दिखाई दे रहा है। क्रेडिट कार्ड भी जस्ट लाइक डेबिट कार्ड की तरह होता है, जैसे कि मैंने आपसे कहा, और उसमें भी कस्टमर्स का नाम टाइप होता है, उसमें कार्ड नंबर दिया होता है, और उसकी वैलिडिटी वगैरह दी होती है, और जो कि फंक्शंस मैंने अभी जस्ट आपको बताया है वही फंक्शन है। इसके अलावा और आगे हम बढ़ें तो एक चीज़ हम ये भी जानना हमें ज़रूरी है, और ये भी हमें जानते हुए आगे बढ़ना चाहिए कि जब हम मनी की बात करते हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज मनी किसी भी मार्केट में मीडियम का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि जब मनी का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तब हम उसे बार्टर सिस्टम कहते थे। बार्टर सिस्टम में हम गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज करते थे, यानी कि हमारे पास जब कोई चीज़ें हैं तो अपनी चीज़ों को दूसरों को दे करके हम उससे दूसरी या तीसरी चीज़ें ले सकते थे। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि मनी उस समय ट्रेडिशन में नहीं था, या फिर मनी का डेवलपमेंट उस हिसाब से नहीं हुआ था। तो ये बार्टर सिस्टम उसको कहा जाता था, लेकिन उसमें एक कोइंसिडेंस भी होता था, जो कि आपके बुक में भी दिया हुआ है। कोइंसिडेंस का मतलब ये था कि कई बार जो चीज़ें आपको लेनी होती थी और आप जिससे एक्सचेंज करना चाहते हैं, पता चलता है कि जो चीज़ें आप लेना चाहते हैं वो सेम चीज़ें सामने वाले के पास भी पहले से अवेलेबल हैं। तो इस कंडीशन में कहीं ना कहीं उन चीज़ों को लेने में परेशानी होती थी, और उस कंडीशन में हम ले नहीं पाते थे। तो ये जो बार्टर सिस्टम का जो कोइंसिडेंस था, इस प्रॉब्लम्स को मनी ने काफ़ी हद तक दूर किया। तो आज जैसा कि हम जानते हैं कि मनी हमारे बीच में एक मीडियम या एक्सचेंज का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे ही आप कुछ मनी पैसों के साथ मार्केट में जाते हैं और जो चीज़ें चाहते हैं आप उसे परचेज़ कर लेते हैं, तो ये फंक्शन है उसका। जैसे आज के हम मॉडर्न मनी के हिसाब से बात करें, तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, बहुत सारे रुपीज़ पैसे आपको दिखाए गए हैं। तो ये क्या है कि एक कह सकते हैं कि एक्सचेंज, या फिर कह सकते हैं कि ट्रांजैक्शन का एक बहुत बड़ा मीडियम है। और जब कोई भी पर्सन जब इस तरह के करेंसी, जिस तरह के मनी को अपने पास रखता है, तो मार्केट में किसी भी चीज़ को ख़रीदने के लिए पूरी तरह से फ्री होता है, यानी कि जो चीज़ें चाहे वो ख़रीद सकता है। आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं। थोड़ी देर पहले हमने आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में बताया था। डेबिट कार्ड मोस्टली लोग जानते हैं, वैसे क्रेडिट कार्ड की अगर हम डिफिनीशन के हिसाब से बात करें, तो इसमें भी लिखा है कि क्रेडिट कार्ड इज़ ए कार्ड विच अलाउज पीपल टू बाई आइटम्स विदाउट कैश। व्हेन दे बाई समथिंग, a sales clerk uses it to charge the money needed to their bank account, so the person will pay later. They are buying it and credit, which is the trust that they will pay it back later। मतलब ये है कि क्रेडिट कार्ड का सीधे सीधे फंक्शन ये होता है कि हम उससे परचेस तो कर लेते हैं, पेमेंट हम उसका बाद में बैंक को करते हैं, और बैंक को भी उस कस्टमर्स पे पूरा भरोसा होता है कि जो कस्टमर हमारा क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा है वो समय से पेमेंट भी हमें कर देगा, यानी कि मनी भी हमें वापस कर देगा। डेबिट कार्ड के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन डेबिट कार्ड को अगर हम एक तरह से डिफाइन करने की कोशिश करें, तो इसका मतलब ये निकल करके आता है कि ये कार्ड अलाउइंग दी होल्डर टू ट्रांसफ़र मनी इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम दियर बैंक अकाउंट व्हेन मेकिंग ए परचेज, यानी कि हम उसे इलेक्ट्रॉनिकली मनी को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं, इस तरह के पर्पस में हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब जो सारी चीज़ें हैं, जो कि क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे हैं, डेबिट कार्ड की बात कर रहे हैं, और अभी हमने कुछ मनी के फ़ोटो भी दिखाए, तो ये जो सारे के सारे कंडीशंस हैं मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी हैं। और मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में कई सारी चीज़ें हो सकती है, जिसमें कि आपका ये सिल्वर का भी हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, और इसके अलावा मनी के साथ साथ जैसे कुछ पेपर के फॉर्म्स में हो सकते हैं, जो कि आपका ये डिमांड ड्राफ्ट हो सकता है, चेक बुक हो सकता है। आज के टाइम में उसे भी हम मनी के ट्रांजैक्शन में यूज़ करते हैं। तो ये जो हैं वो सारे के सारे एक तरह से हम कह सकते हैं कि मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। करेंसी के बारे में मैंने आपको बताया, ये सब सारे वो कंडीशन हैं। आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से चेक की जो हमने अभी बात करी, चेक का भी वही कंडीशन है कि चेक भी जैसे जस्ट लाइक क्या होता है कि एक पेपर की तरह होता है। बैंक से हम कह सकते हैं कि ऑथोराइज्ड एक पेपर होता है,
और उस चेक के माध्यम से भी हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आगे हम अभी आपको दिखाएंगे चेक और डिमांड ड्राफ्ट का भी एक पिक्चर दिखाएंगे। जैसे इसे हम समझने की कोशिश करते हैं, ये है हमारा एक डमी चेक कह सकते हैं। जैसा कि इसमें देख सकते हैं, इसमें अकाउंट नंबर की ज़रूरत होती है, यानी कि जो जिसे हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, जिसे हम देना चाहते हैं, उसका अकाउंट नंबर मेंशन करना ज़रूरी होता है। और जिसे हम पेमेंट कर रहे हैं उसका नाम मेंशन करना होता है, और जिसे हम जितना पेमेंट करना चाहते हैं वो पेमेंट की भी जो चीज़ें हैं वो हमें मेंशन करना ज़रूरी होता है। और इन सारी चीज़ों को मेंशन करने के बाद ही हम इसे बैंक में चला सकते हैं, या फिर जो मनी का जो ट्रांजैक्शन है या मनी का जो लेन देन है इसके माध्यम से हम कर सकते हैं। जस्ट लाइक ये एक HDFC का है DD नंबर या DD है। ये DD भी जैसा कि मैंने आपको बताया, ये भी एक मनी ट्रांजैक्शन में यूज़ होता है। और ये एक HDFC बैंक का DD है जो सैंपल के तौर पे आपको अभी दिखाया जा रहा है, तो आप इसे देख सकते हैं। और ये होता है DD यानी कि डिमांड ड्राफ्ट। इससे अब आगे अगर हम बढ़ें तो अब आता है बैंकिंग सिस्टम पे, यानी कि लोन एक्टिविटीज़ या क्रेडिट की जो प्रोसेस हैं वो बैंक पूरा करता है। तो हमने आपसे कहा था कि लोन लेने के दो तरीके हैं, एक फॉर्मल सेक्टर से होता है और एक इनफॉर्मल सेक्टर से होता है। लेकिन फ़िलहाल जो हम आपको एक पिक्चर दिखा रहे हैं, इस पिक्चर में एक बैंक का पिक्चर है। और आपको इस पिक्चर्स के माध्यम से आपको ये भी समझने में आसानी होगी कि बैंक अपना बिजनेस या कारोबार करता कैसे है। देखिए यहाँ पे आपको दो लाइनिंग दिख रहा है, एक सामने फ्रंट पे है जिस पर कि लोग खड़े हैं, और उससे जस्ट पीछे भी एक लाइन है जिसमें कि कुछ लोग एक काउंटर पे खड़े हैं। दरअसल होता ये है, और बैंक के बिजनेस करने का भी तरीका यही होता है कि एक काउंटर पे जो लोग खड़े हैं वो अपने सेविंग्स अमाउंट जमा करते हैं, यानी कि अपने बचत के जो कुछ पैसे हैं वो एक काउंटर पे, बैंक के काउंटर पे उसे जमा करते हैं, और जो कि उनका सेविंग्स अमाउंट होता है। और आपको पता है कि उस सेविंग्स अमाउंट पर बैंक साल के 4 से 5% का इंटरेस्ट देता है। मतलब ये है कि अगर आपका 100 रुपये बैंक में 1 साल तक अगर कंटिन्यू जमा रहता है तो साल के आखिर में बैंक आपको 100 के बदले में 104 रुपये या 105 रुपये आपको वापस करता है। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरा लाइनिंग है काउंटर पे, जिसमें कि लोन लेने वालों की एक कतार लगी हुई है, एक भीड़ है, एक लाइन लगी हुई है, तो बैंक अपने कुछ टर्म और कंडीशंस के साथ क्या करता है कि उस कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड करता है। हम बात करेंगे बैंक जैसे कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट रख करके उस कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड करता है, जिसे हम कोलेट्रियल के नाम से जानते हैं। अभी हम जस्ट समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली कोलेट्रियल का मतलब है क्या और कोलेट्रियल काम कैसे करता है। तो कहने का मतलब ये था मेरा कि जो एक लाइनिंग हम देख रहे हैं कि जो कस्टमर्स खड़े हैं जो डिपॉजिट कर रहे हैं उनको 4 से 5% का इंटरेस्ट बैंक प्रोवाइड करता है, जबकि दूसरे काउंटर पे जो लोग खड़े हैं लोन के लिए, बैंक उनको लोन के बदले में या लोन देने के बदले में उनसे 12 से 14% का इंटरेस्ट वसूलता है। मतलब ये है कि एक कस्टमर्स का पैसा लेकर के दूसरे कस्टमर्स को जब बैंक देता है तो एक तरह से बैंक मीडिएटर का रोल प्ले करता है, और हमारे ही पैसे यानी कि जो हमारे सेविंग्स के जो सेविंग्स अमाउंट जो है जो हमने बैंक में जमा किया था उसी पैसे को उठा करके वो दूसरे कस्टमर्स को लोन के रूप में प्रोवाइड करवाता है, और लोन के रूप में देने के बदले में उसे 10 से 12% का या 14% तक का इंटरेस्ट ले लेता है। यानी कि बैंक ने अगर 100 रुपये हमारे ही पैसे को लेकर के अगर किसी को उधार दिया तो उधार देने के बदले में बैंक ने उस कस्टमर से सपोज़ कीजिए कि 100 रुपये के बदले में 112 रुपये उसने साल में वसूल लिए। तो जो सेविंग्स कस्टमर्स थे जिन्होंने अपना पैसा डिपॉजिट किया हुआ था बैंक में, उनको मिला 4 से 5 रुपये या 5 रुपये हम मैक्सिमम मान लेते हैं। लेकिन जिस कस्टमर्स को उसने उधार दिया था उससे उसने 12 रुपये वसूल लिए। तो मतलब ये है कि हमारे ही पैसे से बैंक एक मीडिएटर का रोल प्ले किया यहाँ पे, और 12% के हिसाब से उसने वसूला और हमें 5% दिया। इसका मतलब ये है कि सीधे सीधे उसे 7 रुपये का फ़ायदा हो गया। यानी कि एक अंदाज़ा लगाइए कि जब भारत में कई लाख की संख्या में बैंक ब्रांचेस हैं, करोड़ की संख्या में बैंक कस्टमर्स हो सकते हैं, और जब 100 रुपये पे अगर 7 रुपये से लेकर के 8 रुपये बैंक को फ़ायदा हो सकता है, तो ज़रा सोचिए कि रोज़ यानी कि डेली बेसिस पे करोड़ों अरबों रुपए का ट्रांजैक्शन होता है जब पूरे नेशनल लेवल पे, तो एक तरह से इस ट्रांजैक्शन के हिसाब से बैंक को कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता होगा।
और जाहिर सी बात है कि जब इतनी बड़ी कस्टमर्स हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या है हमारे देश में, इतने सारे ब्रांचेज़ हैं, तो उस हिसाब से इसका लेन देन भी काफ़ी बड़े लेवल पे होता है, और बड़े लेवल पे होने की वजह से इसका जो ट्रांजेक्शन है वो कई अरब या खरबों रुपए में जा सकता है। तो इस तरह से बैंक क्या करता है कि बैंकिंग सेक्टर में बिजनेस करता है। इस तरह से थोड़ा सा और आगे हम बढ़ें तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि यस बैंक का एक पिक्चर है, ये भी बैंकिंग सिस्टम को इंडिकेट कर रहा है। और हमने आपको इससे थोड़ी देर पहले भी कहा था कि बैंक जो लोन प्रोवाइड करता है किसी को भी, उसे कोलेट्रियल कहा जाता है। कोलेट्रियल में कई सारे कंडीशंस होते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जब हम लोन की बात कर रहे हैं तो फॉर्मल सोर्स, इनफॉर्मल और फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन होता है। फॉर्मल का मतलब हो गया बैंकिंग सेक्टर, और इनफॉर्मल का हो गया, जो कि मैंने आपसे कहा था, रिलेटिव्स वगैरह ये हो सकते हैं। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट की अगर हम बात करें तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट में कोलेट्रियल या सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाया जाता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे बैंक आपसे ज़मीन का पेपर की डिमांड कर सकता है, बिल्डिंग्स के पेपर की डिमांड कर सकता है, लैंड के पेपर की डिमांड कर सकता है। इसके अलावा जैसे व्हीकल्स है, लाइफ स्टॉक्स है, डिपॉजिट्स है, यानी कि इतनी सारी चीज़ों की डिमांड बैंक आपसे कर सकता है, और उसके बदले में एक सिक्योरिटी के आधार पर, एक सुरक्षा के आधार पर बैंक लोन प्रोवाइड करता है। और बैंक इसलिए इन सब सारी चीज़ों को लेता है ताकि कल को गए जो क्रेडिटर्स है, यानी कि जो लोन लेने वाला है, अगर वो लोन दे पाने में असमर्थ हो जाता है या किसी रीज़न से अगर वो नहीं दे पाता है, तो इस कंडीशन में जो हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट है, उस सिक्योरिटी डिपॉजिट से बैंक पैसे रिकवर कर लेता है। तो ये कंडीशन है। इसके अलावा जैसे हमने आपसे कहा था फॉर्मल सेक्टर की बात करें, फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन की अगर हम बात करें तो फॉर्मल सेक्टर्स में मेनली बैंक आता है, और बैंक का एक स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट होता है, जो कि आरबीआई यानी कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम नया इंटरेस्ट रेट जारी करता है। और उसी इंटरेस्ट रेट जो जारी करता है आरबीआई, वो सारे बैंक्स पे अप्लाई होता है, और बैंक्स उसी स्टैंडर्ड रेट पे कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड करता है, यानी कि उससे कम ले सकता है, ज़्यादा नहीं ले सकता है। तो ये कंडीशन होता है इंटरेस्ट रेट का, और आरबीआई टाइम टू टाइम सारे बैंकों की मॉनिटरिंग करने के साथ साथ उसके जो ट्रांजैक्शन का लेन देन है, उसके पास जो डिपॉजिट मनी है, वो सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग करता है। और आरबीआई के फंक्शंस को लेकर के आपके बुक में भी हैं कुछ पॉइंट्स मेंशन हैं, जिसमें कि हमने जैसे आपको कुछ बता भी दिया कि जैसे सारे बैंकों की मॉनिटरिंग करता है, टाइम टू टाइम इंटरेस्ट रेट जारी करता है, बैंकों से जुड़े हुए जो पॉलिसी हैं, जो नियम हैं, कानून हैं कस्टमर्स के लिए, वो टाइम टू टाइम जारी करता है। बैंक का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो किसी भी टाइम पे इंक्रीज़ या डिक्रीजिंग होने से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होता है वो आरबीआई टाइम टू टाइम जारी करता है। तो आरबीआई के ये सब सारे फंक्शंस हैं। इसके अलावा जैसे हम इनफॉर्मल सोर्स ऑफ लोन की अगर हम बात करें तो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ लोन में जैसा कि हमने आपसे कहा था, इसमें हमारा रिलेटिव्स हो सकता है, कोई जान पहचान का पर्सन हो सकता है, और इसमें हमारा रिलेटिव्स हो सकता है, इस तरह के पर्सन्स इसमें हो सकते हैं। और होने के साथ साथ इसका कुछ भी स्टैंडर्ड रूल नहीं होता, यानी कि जो हमें जानने वाला है, जो हमें लोन प्रोवाइड कर रहा है, उसका कोई भी स्टैंडर्ड रेट नहीं होता, और वो किसी भी रेट पे या हमारी ज़रूरत के हिसाब से या हमारी मजबूरी के कंडीशंस को देखते हुए वो अपना एक इंटरेस्ट रेट अलग से जारी करता है, जो कि सरकार या आरबीआई या किसी भी बैंकिंग सिस्टम का कोई भी गाइडलाइन इस पे अप्लाई नहीं होता। तो ये सब सारे कंडीशंस होते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल का, और इसी आधार पर क्या करता है कि बैंक इनफॉर्मल सेक्टर्स से जो लोन मिलता है वो इस तरह से जारी करता है। फॉर्मल सेक्टर की बात करें तो फॉर्मल सेक्टर क्या करता है कि जो लोगों के जो नीड्स हैं, क्रेडिट्स की, उधार की, उसकी ज़रूरत को वो पूरा करता है। और जाहिर सी बात है कि इनफॉर्मल सेक्टर से भी क्या होता है कि लोग इस ज़रूरत को पूरा करते हैं। और जो कि मैंने आपको बताया कि हर कंडीशन में, चाहे वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, आपको लोन लेने के बदले में कोलेट्रियल जमा करना ज़रूरी होता है। तो ये कंडीशन है बैंकिंग सिस्टम का। अब जैसे क्रेडिट टर्म्स की हम बात करें, जैसे कि मैंने आपसे कहा कोलेट्रियल कस्टमर्स को जमा करना होता है। कोलेट्रियल में क्या होता है कि प्रॉपर्टी और अनदर वैल्यूएबल आइटम दैट ए बॉरोवर प्लेस एज अ सिक्योरिटी फॉर ए लोन, यानी कि उस सिक्योरिटी के तौर पे लोन लेने से पहले या लोन लेने के लिए कोलेट्रियल उसे जमा करना पड़ता है। और आपके बुक में भी लिखा हुआ है कि जब जो बॉर्वर होता है, जब वो डिफ़ॉल्ट्स हो जाता है, यानी कि जब वो टाइम पे पैसे पेमेंट नहीं कर पाता है, तो जो उसका कोलेट्रियल होता है, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, उसे सीज कर दिया जाता है। इसके अलावा
लिखा है कि इफ़ यू डोंट मेक योर कार पेमेंट दे टेक योर कार। जस्ट लाइक कार को लेकर के लिखा है कि कार का या जो भी व्हीकल्स हैं इस तरह के लोन्स पे जो ख़रीदने वाले लोग हैं जब उसका पेमेंट टाइम पर नहीं कर पाते हैं तो उनकी गाड़ी उठा ली जाती है, यानी कि जो क्रेडिट देने वाला है वो उनको ले जाता है। इसके अलावा और अगर हम देखें तो इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट की अगर हम बात करें तो मेनली यहाँ पे 4 तरह के फंक्शंस से हम समझ सकते हैं कि जो कि हमें लोन प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए जैसे बनाया गया है कमर्शियल बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं जिसे कि ग्रामीण बैंक भी कहा जाता है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ है जो कि ये क्रेडिट अवेलेबल करवाता है। इसके अलावा है सेल्फ हेल्प ग्रुप जो कि आपके बुक में भी पढ़ना है। जैसे हम अगर मान लीजिए कमर्शियल बैंक्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो कमर्शियल बैंक में लिखा है कि प्रोवाइड्स लोन फॉर ऑल एग्रीकल्चर पर्पस फॉर शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म, यानी कमर्शियल जो बैंक्स हैं वो हर तरह के कृषि या खेती से जुड़े हुए जो लोन्स हैं वो प्रोवाइड करवाता है। रीजनल रूरल बैंक की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है कि दे आर ओपनड अप वेयर देयर आर नो बैंकिंग फैसिलिटी, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के जो बैंक हैं मोस्टली वैसे जगह पे ओपन करते हैं जहाँ पर कि बैंक की जो एबिलिटी है या तो वो कम है या कस्टमर्स ज़्यादा हैं और उनके बैंक तक पहुँच कम है, तो वैसे कस्टमर्स को बैंक तक पहुंचाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के बैंक्स खोले जाते हैं। इसका सीधे सीधे मतलब होता है क्रेडिट टू स्मॉल फार्मर्स, यानी कि छोटे किसानों को क्रेडिट या लोन उपलब्ध करवाना ताकि वो कृषि या खेती के काम को बेहतर ढंग से कर सकें। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ की अगर हम बात करें तो एम टू एंश्योर टाइमली एंड रैपिड फ्लो ऑफ क्रेडिट दी फार्मर्स लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जाहिर सी बात है कि इसका भी जो सबसे बड़ा एक मकसद निकल करके आता है जिसमें कि किसानों को क्रेडिट उपलब्ध कराना होता है और जो खास करके एग्रीकल्चर पर्पस में वो इसे यूटिलाइज़ करते हैं। और उसी तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप की अगर हम बात करें तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में हम आपको बता दें कि ज़्यादातर इसमें एक वोमेंस ऑर्गेनाइजेशन होता है, महिलाओं का एक संगठन होता है और ये महिला संगठित होकर के आपस में क्या करती हैं, मैं आपको कुछ इस तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है बेसिकली एक महिलाओं का संगठन होता है और इसमें महिलाएं अपनी महीने की कमाई की जो छोटी सी बचत होती है और वो छोटी सी बचत को वो एक साथ बैंक में जमा करती हैं। मतलब ये कि इसमें 20, 25 या 30 महिलाओं का एक ग्रुप हो सकता है और इसे ग्रुप में ही बैंक में अकाउंट ओपन होता है और वो महिलाएं मंथली बेसिस पे जो उनका एक निश्चित अमाउंट तय होता है उस ग्रुप की महिलाएं उस अकाउंट में पैसा जमा करती हैं। उसमें जमा करने के साथ ही फ़ायदा ये होता है कि जैसे कि अगर मान लीजिए कि उस ग्रुप की महिलाएं उस बैंक में पैसे जमा कर रही हैं और 50,000 सपोज़ कीजिए कि उस बैंक अकाउंट में 6 महीने में या 7 महीने में डिपॉजिट हो जाता है, तो 6 या 7 महीने के बाद अगर 50,000 डिपॉजिट है या सपोज़ कीजिए कि उस ग्रुप मेंबर में किसी महिला को किसी भी कारण से जैसे उसका कोई छोटा या स्मॉल स्केल का कोई बिज़नेस डालना हो या कोई शादी हो या इस तरह के कुछ भी अगर ज़रूरी होता है तो ज़रूरत के हिसाब से अगर उसे मनी की ज़रूरत है तो बैंक बिना ज़्यादा किसी टर्म और कंडीशंस के उसे लोन प्रोवाइड कर देता है बिना किसी सिक्योरिटी के, क्योंकि उस ग्रुप के जो 50,000 मनी हो तो पहले से बैंक में डिपॉजिट है, तो बैंक को 25,000 या 30,000 या 40,000 तक देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि बैंक में ऑलरेडी जो लेफ्ट अमाउंट है वो एक तरह से सिक्योरिटी के तौर पर काम करता है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात किया था जिसमें कि हम बात कर रहे थे फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर की बात कर रहे थे, क्रेडिट की बात कर रहे थे। तो देखिए फॉर्मल और इनफॉर्मल का जो डिफरेंसेस है वो आपके एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है और आपसे ये पूछा जाता है कि दोनों के बीच के डिफरेंसेस क्या हैं। जैसे फॉर्मल सेक्टर की बात करें तो इंक्लूड्स बैंक एंड कोऑपरेटिव्स बैंक होता है जो कि मैंने अभी आपको दिखाया पिक्चर्स में, जबकि इनफॉर्मल में क्या आता है कि इंक्लूड्स मनी लैंडर्स होता है, ट्रेडर्स होता है, एम्प्लॉयज़, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव सकता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे अलग अलग टोटल 5 या 6 डिफरेंसेस आपको दिया गया है जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो आप चाहें तो यहाँ से देखते हुए आप समझ सकते हैं। जैसे और भी है, अगर 4 की हम बात करें तो अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट मेकिंग दे आल्सो हैव नो ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर, यानी कि बैंकिंग सिस्टम ज़्यादा कई बार क्या होता है कि वो सोशल वेलफेयर के पर्पज़ से भी क्या करता है कि लोन डिस्ट्रीब्यूट करता है और जबकि जो इनफॉर्मल सेक्टर्स के जो लोन होते हैं वो ज़्यादातर सिर्फ प्रॉफिट के हिसाब से ही काम करते हैं।
और ये भी हम जानते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि फॉर्मल सेक्टर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई उसकी मॉनिटरिंग करता है, जबकि इनफॉर्मल सेक्टर में इस तरह की कोई मॉनिटरिंग नहीं होती है। तो ये इसकी एक कंडीशन है जिसके बारे में हमने अभी आपसे बात की। तो मैंने आपसे बताया था अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसके बारे में मैंने बताया, जैसे कि देख सकते हैं इस पिक्चर्स में भी। इस पिक्चर में क्या है कि कुछ इंडिकेशंस हैं पिक्चर में, इसमें कि लोग जो हैं वो ग्रुप में खड़े हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि महिलाएं एक साथ बैठी हुई हैं, उनकी एक मीटिंग चल रही है। सेल्फ हेल्प ग्रुप का ये एक एग्जांपल है। और इस तरह से यही महिलाएं एक छोटा सा जो कंट्रीब्यूशन है, जो मैंने आपसे बताया कि मंथली बेसिस पे वो जमा करती हैं, और जमा करने के साथ ही बैंक में उनका एक जॉइंट अकाउंट ओपन होता है, और वो अपने पर्सनल या इमरजेंसी के केसेस में वो उन पैसों को यूटिलाइज कर सकती हैं। इसी तरह से गोवा स्टेट अर्बन लाइवलीहुड्स मिशंस का एक पिक्चर यहाँ पे दिखाया गया है, या आपको दिखा रहे हैं हम, जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं उनका एक पिक्चर है। और ये महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप में एक दूसरे को क्या करती हैं कि फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करती हैं। एक चीज़ ये भी हम आपको बताते चलें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में अकाउंट जॉइंटली ओपन होता है। एक साथ महिलाएं अपने सेविंग्स के छोटे मोटे अमाउंट वहाँ पे जमा करती हैं, लेकिन जमा करने के साथ ही जैसे उस टीम में जब किसी को पैसे की ज़रूरत होती है तो बैंक पैसे भी दे देता है बिना किसी सिक्योरिटी के, क्योंकि ऑलरेडी पैसे बैंक में जमा होते हैं। इसके अलावा उस टीम के जितने सारे जो मेंबर्स हैं या उस ग्रुप के जितने सारे मेंबर्स हैं, उन सब की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जिन्होंने पैसा ड्यूज़ लिया हुआ है उन पैसों को वो टाइम टू टाइम या जितना जल्दी हो सके वो वहाँ पे पेमेंट करा सकें। तो ये है आपका चैप्टर सेल्फ हेल्प ग्रुप की भी हमने बात कर ली आपसे। सेल्फ हेल्प ग्रुप के अगर हम एडवांटेज की अगर बात करें तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये कई बार एग्जाम्स में भी आपसे पूछा जाता है। इट हेल्प्स बोरोवर्स टू ओवरकम दी प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रियल, यानी कि उधार लेने वाले वैसे लोगों को काफ़ी हेल्प करता है बैंक, जो कि कोलेट्रियल के रूप में वो नहीं दे सकते। people can get timely loans for a variety of purpose and ए रीज़नेबल इंटरेस्ट रेट। जाहिर सी बात है कि बैंक का जो इंटरेस्ट रेट होता है स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट होता है, वही इंटरेस्ट रेट इन महिलाओं पर अप्लाई होता है, या ग्रुप के जो भी मेंबर्स होते हैं उन पर ये अप्लाई होता है। तो वो किसी अनाप शनाप कह सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट से वो बच जाती हैं। इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पुअर, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र की जो खास करके महिलाएं हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप का वो फ़ायदा उठाती हैं। इसके अलावा वो रेगुलर तौर पे मीटिंग करती हैं, मीटिंग करने के साथ साथ वो डिस्कस करती हैं, और डिस्कस करने के साथ साथ जैसे कि वो उनके ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उस मीटिंग में बात होती है, जैसे हेल्थ पे बात कर सकती हैं, न्यूट्रिशंस पे, डोमेस्टिक वायलेंस पे, इस तरह की चीज़ों पे भी उनकी डिस्कशन चलती है। और एक तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप के बहाने एक तरह से हम कह सकते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस का भी प्रोग्राम चलता है। तो ये था मनी एंड क्रेडिट चैप्टर का ओवरऑल समरी जो कि हमने बताया है अभी आपको। और जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इस चैप्टर में पढ़ते हुए कुछ ऐसी कहानियाँ भी आपको पढ़ने को मिलेंगी जिसमें कि आपको मनी एंड क्रेडिट को कुछ स्टोरी के माध्यम से भी आपको समझाया गया है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा मनी एंड क्रेडिट को समझने के हिसाब से। और मुझे उम्मीद रहेगा कि जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो वीडियो को देखने के बाद आपका जो व्यूज़ है, आपका जो कमेंट्स हैं, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेंगे। तो आज यहीं तक, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।